हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन के बारे में, और दर्पणों के उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। ये कक्षा 10 के विज्ञान की एक अध्याय, पुराने वालों में 10वां अध्याय है, नवी वाली किताबों में 8वां अध्याय है। ये 10वीं कक्षा के साथ साथ उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये बताइए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन के बारे में बात कर लेंगे। तो देखिए कि पहले तो प्रकाश क्या होता है। तो हम बात करते हैं कि प्रकाश एक ऐसी किरणें जो सीधी रेखा में गमन करती है। ऐसी किरणें जो सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरणें कहलाती है। दूसरा शब्द है परावर्तन। दूसरा शब्द है परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें हैं जो किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर आगे की ओर बढ़ जाती है और फैल जाती है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और एक परिभाषा और है, जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो वो सीधा गमन करने की बजाय चारों तरफ फैल जाती है। सीधा गमन करने की बजाय चारों तरफ फैल जाती है तो इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। विवर्तन की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा और अपवर्तन की, परावर्तन की कौन सी भी परिभाषा पूछी जा सकती है। और कंपटीशन एग्जाम में दर्पणों के बारे में पूछा जाएगा कि इन दर्पणों में प्रकाश, यदि बिंब यहाँ पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसा सवाल प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया कि प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा, अपवर्तन की परिभाषा और विवर्तन की परिभाषा। इसके आगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश की किरणें किसी तल पर पड़ती है तो प्रकाश की किरणें जब किसी तल पर पड़ती है तो परावर्तित कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण, एक तो आपतन कोण कौन सा होगा, ये वाला, इसके साथ अभिलंब के साथ जो कोण बना वो आपतन कोण, कोण आई, इसको कोण आई कह सकते हैं। और ये परावर्तन कोण है, कौन सा है, परावर्तन कोण, इसको कोण आर कह सकते हैं। तो एक तो ये आपतन का नियम ये हो गया कि कोण आई बराबर होता है कोण आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और दूसरा ये नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ये परावर्तन का हो गया। ये दोनों नियम है जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और ये कंपटीशन एग्जामों में पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से नियम है जो परावर्तन के नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा नियम परावर्तन का है। इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दर्पणों में परावर्तन।
अब दर्पणों की हम बात करते हैं तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? एक तो समतल दर्पण, और एक हो गया उत्तल, और एक हो गया अवतल। समतल दर्पण की क्या परिभाषा होती है, समतल दर्पण की क्या विशेषता होती है, इसके बारे में हम देखते हैं कि समतल दर्पण बोलते किसे है। जो अपन मुंह देखते हैं, मिरर होता है ना, जैसे इसमें अपन सुबह बाल बांधने के लिए जो मिरर देखते हैं वो भी मान लो, या जो नाई की दुकानों में लगे होता है मिरर, वो मिरर मान लो, कौन सा भी मिरर हो, वो समतल दर्पण होता है। उसकी एक सतह पर तो क्या होता है समतल दर्पण में, एक सतह पर तो किसी का लेप किया होता है, और दूसरी सतह है जो परावर्तन का काम करती है। तो परावर्तन इसमें क्या होता है कि परावर्तन के नियम ये होता है कि इसमें समतल दर्पण में बिंब जितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनेगा। और बिंब है, यदि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसके आधा दर्पण होना चाहिए। यदि कोई वस्तु 6 फीट की है तो उसको पूरा दिखाने के लिए कम से कम 3 फीट का मिरर होना चाहिए। यह समतल दर्पण की परिभाषा हो गई। अब आ गया उत्तल दर्पण, ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ये दो गोलीय दर्पण के प्रकार है। ये कौन से प्रकार है? गोलीय दर्पण के प्रकार है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसकी एक सतह उभरी हुई होती है, गोलीय होती है, उभरी हुई होती है, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की क्या परिभाषा है? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं कि ऐसा दर्पण, जैसे ये हमारा हाथ है, आप अपने हाथ से समझो कि ये सतह बड़ी है, अंदर धसी हुई है, तो ये हो गया अवतल। ये सतह कम है, ये बाहर उभरी हुई है, तो ये हो गया उत्तल। ऐसा दर्पण जिसकी सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है, सतह मतलब परावर्तक पृष्ठ, सतह को बोल दो आप परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ होता है, उसे तो कहते हैं अवतल दर्पण। उसे तो क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसकी सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। और आगे हम पढ़ेंगे ये गोलीय दर्पण के प्रकार हो गए। और अब हम देखेंगे कि यदि पहले हम ले लेते हैं मान लो ये एक दर्पण है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ ये अंदर का ओर हो गया, तो ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है। तो इसमें क्या होगा कि ये मान लो बिंदु P है, ये फोकस बिंदु F है, ये वक्रता केंद्र C है, और ये अनंत है। अब क्या होगा कि जब हम प्रकाश की किरणें इस पर डालेंगे, ये कंपटीशन सवाल में, कंपटीशन एग्जाम में क्या सवाल पूछा जाता है? यदि अवतल दर्पण में यदि बिंब को अनंत पर रखा जाए, बिंब को कहां रखा जाए? बिंब को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? बिंब को अनंत और C के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा? और यदि बिंब को C पर रखा जाए तो कैसा बनेगा? बिंब को F पर रखा जाए तो कैसा बनेगा? बिंब को C और F के बीच में रखा जाएगा तो कैसा बनेगा? इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कि
जब हम बीम को अनंत पर रखते हैं, बीम को कहां रखते हैं, अनंत पर, तो ये किरण जाएगी सीधी, ये किरण जाके फोकस बिंदु पर काट देगी, तो यही प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कहां बन गया, यही। ये क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में ये भी पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब है जो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। इस प्रकार से सवाल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अवतल दर्पण में जब बिंब है जो अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, एफ पर बनता है, और छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, एकदम बिंदु साइज का बनता है। और जब बिंब है, अब देख लो कि जब बिंब अनंत और सी के बीच में है, अनंत और सी के बीच में, तो ये यहां से एफ से काटता हुआ इधर आएगा, और तो किसके बीच में बनेगा, सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये ध्यान रखना है। जब अनंत और सी के बीच में है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब जब प्रतिबिंब, मैं थोड़ा फास्टली बता देता हूं, वीडियो लंबा नहीं जाए। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ये 10वीं क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब बिंब सी पर हो, जब बिंब कहां पर हो, जब बिंब सी पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये सीधी किरण जाएगी, फोकस बिंदु से काटेगी और प्रतिबिंब भी यही बन जाएगा, प्रतिबिंब भी यही बन जाएगा। तो क्या हुआ कि जब बिंब सी पर है, केंद्र पर है, वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और समान साइज का बनेगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा समान साइज का, अवतल दर्पण में ध्यान रखना। अब जब बिंब है जो सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ और अनंत के बीच में। मैं बता देता हूं, अब सब सोल्व नहीं करवाता हूं। जब बिंब सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनेगा, और जब बिंब एफ पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये ध्यान रख लेना, जब बिंब एफ पर है, मतलब यहां है बिंब यहां है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यह आपको बात समझ गई होगी। तो ये जो दूरी है इसको अभिलंब कहते हैं, और सी और पी के बीच में जो दूरी है इसे वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। और ये केंद्र हो गया सी, और इसके बीच की दूरी को वक्रता केंद्र भी कहते हैं। और ये अवतल दर्पण का है। उत्तल दर्पण के बारे में हम और विस्तार से जानेंगे। यदि आपके अच्छे कमेंट आते हैं 10th क्लास वालों के और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये दर्पण, लेंस, ये सभी कंपटीशन एग्जाम में आता है। यदि आपके अच्छे कमेंट आते हैं, आप कमेंट करके बताते हो मेरे को कि सर वीडियो अच्छा लगा, आगे भी पढ़ाइए, लेंस भी पढ़ाइए, दर्पण उत्तल भी पढ़ाइए, तो मैं आपको जरूर आगे के वीडियो बना के पढ़ाऊंगा और बताऊंगा भी, और अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो इसलिए आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि मेरे YouTube वीडियो पर आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि नए यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइबर
सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है, इससे उसका हौसला बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने का मन करता है। और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।